हेलो नमस्कार। आप सभी का लिंकिंग लॉस के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत एंड एनर्जेटिक वेलकम। देखिए जी, रात के बजे हैं 10:15, लेकिन जो डीलिंग हम अभी करने जा रहे हैं ना, वो डीलिंग आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही शानदार है जो रहने वाली है। एक आप तैयार हो? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है, यस या नो। एक छोटा सा कंफर्मेशन इस बात का मुझे दे दीजिए कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, वॉइस ऑडियो सब परफेक्ट है। तो उससे क्या होगा कि मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ऑल सेट है, तो फिर हम इस सेगमेंट को शुरू करें। यस, बबीता जी, रिबिका जी, भारत भाटी जी, साथ साथ में सोमेश जी, कपिल शर्मा जी, अग्रसेन सिंह जी। ओके, से यस इन द कमेंट बॉक्स, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, यस और नो। ओके जी, चलिए, तो आपके कमेंट में यहाँ पर देख पा रहा हूँ और इसी के साथ इस सेशन को हम क्या करते हैं, शुरू है जो करता है। देखो, आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, और वो ये है कि आपको ना तो पर्सनली जज करना है जज साहब को, और ना ही पर्सनली जज करना है वकील साहब को। ये हमारी पहली कंडीशन। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम एक प्रोफेशनल, एक इंटेलेक्चुअल एपिसोड को क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। और कहीं कहीं इससे हमें क्या करना है, ज़िंदगी के सबक को भी लेना है कि कहीं कहीं जो जाने अनजाने में हमें दूसरों के अनुभव से सीखने को मिलता है। वी नीड टू अप्लाई इट इंटेलेक्चुअली, मॉरली एज वेल एज एजुकेशनली। तो ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, और इस वीडियो का उद्देश्य किसी तरीके से कॉमर्शलाइजेशन नहीं है। और मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लीगल प्रोफेशनल के हमारे जो यंग एडवोकेट्स हैं वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ों को सीखते हुए चले। चलो भाई, अब बिना देरी के मैं इस वीडियो को आपके बीच में स्टार्ट जो करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं खुद को कर लेता हूँ जजंत्रम ममंत्रम छोटा। ये लीजिए जी, ये मैं छोटा हो गया यहाँ पे, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये मेरा प्लेसमेंट हो गया। और अब जो है हम क्या करेंगे इस एपिसोड के, देखो राइट साइड में जज साहब है। मैं धन्यवाद दूंगा एक यूट्यूब चैनल लॉ चक्रा करके, जहाँ से इस वीडियो को जो है ना उठाया गया है। उठाया गया मतलब समझ गया, वहाँ से मिला, अच्छा कनेक्शन था, तो हमने क्या कर दिया, उसको एक तरीके से ऑब्जर्व है जो कर दिया। बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है आप लोगों को ये? हाँ जी, नहीं मैं पानी की बात कर रहा था। चलिए जी, तो यहाँ पर तैयार हो आप लोग? वेरी गुड। तो अब जरा इस वीडियो को शुरू से ऑब्जर्व करेंगे, है ना, बिगिनिंग से लेकर एंड तक, और साथ ही साथ में कई और चीज़ों को भी समझते हुए चलेंगे। मैं यहाँ पर एक काम और कर देता हूँ। यस, अब ठीक है। ओके, सो वी हैव दिस थिंग, परफेक्ट। अब आप लोगों के कमेंट जो है वो भी मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे। हाँ जी। अरे काहे मुस्कुरा रहे हो भाई? हाँ, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, अभी आपको फोकस करने की जरूरत है। लेट्स सी, अटेंशन। मैं बीच बीच में वीडियो को रोकता रहूंगा और बातें आपके बीच में करता रहूंगा। अपनी आंखों से नहीं दिख रहा, आप बहस कर रहे हो। आप नहीं दिख रहा है ना साहब। फिर दिख रहा है तो बहस क्यों कर रहे हो आप? मेरा थोड़ा सा निवेदन तो सुन लें। आप निवेदन क्या करोगे? तो इतना जो है गलत काम के अंदर आप निवेदन, कुछ है नहीं उसमें, वो तो आप बोलो तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता क्या? तो आप मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? क्या सुनने से फायदा होगा जब आप बोल ही नहीं रहे मतलब की बात? क्या बताओगे आप? पैरा रहे तो हम देख लेंगे। जस्ट ये है मैं जो ये फ्लैशबैक था। अब मेन कहानी क्या होगी यहाँ पे शुरू है जो होगी। ओके, चलिए। नाउ सी,
अभी ये ना देखो, अभी जो वीडियो इस पे थोड़ा एंजॉय करते हैं जी, बाकी बातें बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई बेरेट का इशू भी है तो आप मुझे डीएम कर देना, जो भी कंसर्न हो। अभी इस पे फोकस है जो कर रहे हैं अपन, राइट नाउ सी। तो देखो यहाँ पर आपके बीच में क्या आ रहा है, इस वीडियो को एंगल को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। समीर आपको नहीं दिख रहा क्या? जी दिख रहा है ना, वो इस बात पे बहस कर रहे हो? उसी के बारे में बता रहा हूँ साहब। आप बताओगे, आप कहीं सिग्नेचर हैं? जो लाइनें बाद में टाइप हुई है उस पर सिग्नेचर हैं किसी के? क्या दिख रहा है आपको? जहाँ पे गैप देखो यहाँ पे बात हो रही है एक डॉक्यूमेंट की। प्रोबेबली प्राइमा फेसाई एक डॉक्यूमेंट जो है वो जज साहब के सामने पेश किया गया, ठीक है। अब जब डॉक्यूमेंट पेश किया गया तो डॉक्यूमेंट के अंदर जज साहब को कुछ जो है वो थोड़ा सा कहते हैं ना नॉन नेचुरल टाइप का, कि जो डॉक्यूमेंट की लिखावट है, जो चीज़ें हैं वो कुछ पार्ट में अलग आ रही हैं, कुछ पार्ट में अलग आ रही है। तो यहाँ पर लेकर जज साहब ने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन हमारे जो लर्नेड वकील साहब हैं शायद उस बात से एग्री करना नहीं चाहते या कर नहीं रहे। कई बार क्या होता है कि एग्री करने का मतलब होता है कि केस हाथ से गया, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, वहाँ पे क्लाइंट को बचाने के लिए हमें जानबूझकर जो है एक तरीके से इनोसेंट भी बनना पड़ता है। ये भी वकालत का एक टैक्टिस ही कह दीजिए कि जो कोई चीज़ आपको पता भी होती है कि भाई ये आपके क्लाइंट के फेवर का मामला आता है, तो वहाँ पर आपको एक्सप्रेसली एडमिशन करने से बचना पड़ता है। और इसी चक्कर में कई बार पता है क्या होता है, वकील साहब जज साहब की डांट भी खा जाते हैं, ऐसा भी होता है, राइट। तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि जो हमारे लर्नेड वकील साहब इनको जानकारी नहीं होगी, ये नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बात ऑनरेबल जज साहब के सामने क्या नहीं कर रहे हो, एडमिट है जो नहीं कर रहे हो। चलिए, तो अब इसको मैं थोड़ा सा वापस फ्लैशबैक में लेकर जा रहा हूँ और ज़रा हम यहाँ पे इसको 2 मिनट के पार्ट को वापस सुनते हैं। क्या बताओगे आप? पैरा रहने दो, हम देख लेंगे। यू आर जस्ट वेस्ट ये है। टाइम। मैं जो समीर से आपको नहीं दिख रहा क्या? जी दिख रहा है ना, वो इस बात पे बहस कर रहे हो? उसी के बारे में बता रहा हूँ साहब। आप बताओगे, आप कहीं सिग्नेचर हैं? जो लाइनें बाद में टाइप हुई है उस पर सिग्नेचर हैं किसी के? क्या दिख रहा है आपको? जहाँ पे गैप है, एग्रीमेंट तैयार आपको हुआ है। बिल्कुल भी नहीं दिख। एक लाइन आप और सुनना, इन्होंने बोली कि जो लाइनें बाद में टाइप हुई उस पर कहीं पे सिग्नेचर है। इसका क्या मतलब होता है? देखो, अगर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट बना हुआ है, मान लीजिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और मैं खुद उसमें बाद में क्या कर रहा हूँ, चेंजेज है जो कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में जो मैंने अमेंडमेंट किए तो मैं उसको वेरीफाई करता हूँ, इनिशियली असाइन करता हूँ वहाँ पे, ताकि क्या हो सके, कहीं न कहीं जो है इस बात का एक तरीके से जो भी रीडर है या पढ़ने वाला है उसको आश्वासन रहे कि भाई हाँ, ये करेक्शन जो है वो ओरिजिनल पर्सन ने ही किए, किसी और पर्सन ने है जो नहीं किए। तो ये भी अपने आप में क्या रहता है, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर अगर वो जेन्युइन पर्सन भी अमेंडमेंट करता है तो उसको क्या करना होता है, इनिशियल है जो साइन है जो करना होता है। तो इसीलिए जज साहब ने बात कही कि जो लाइनें बाद में टाइप हुई वहाँ कहीं पर सिग्नेचर है क्या, तो ये इसका मतलब है जो निकलता है। ओके, थोड़ा सा हल्का सा 5 सेकंड पीछे ले रहे हैं और इस लाइन को वापस सुनना आप। सिग्नेचर हैं? जो लाइनें बाद में टाइप हुई है उस पर सिग्नेचर हैं किसी के? क्या दिख रहा है आपको? ओके, ये लाइन समझ में आई? सही, यस। जज साहब ने जो ये बात पूछी इसका क्या मतलब निकलता है, ये आपको समझ में आया? मुझे फटाफट कंफर्मेशन देते चलो ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को वो बात समझ में आ ही रही है। क्योंकि इस लिंकिंग वकालत का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद हमारा वीडियो देखना नहीं, वीडियो तो हज़ारों पड़ी है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि हम इसमें से एक एक काम की बात को सीख सकें। देखो, ये सब लोग नॉलेज के भंडारी है ना, तो नॉलेज के जो भंडारी होते हैं वो तो एक लाइन के अंदर भी कई बार बहुत बड़ी बात है जो कह जाते हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। नाउ सी, जहाँ पे गैप है, एग्रीमेंट तैयार आपको हुआ है। बिल्कुल भी नहीं दिखता क्या? तो आप मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? क्या सुनने से फायदा होगा जब आप बोल ही नहीं रहे मतलब की बात? आप पहले एग्रीमेंट देख के इसके बारे में बोलो। जी आपके काम जो है आप बहस कर रहे हो। आप यहाँ किसी भी व्यक्ति को दिखा लीजिए, या 20 आदमी बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगेगा कि ये आदमी ने कितना गलत किया है? नहीं, उसके पीछे आप कोर्ट में आ कैसे गए? आप उसके पीछे कुछ और तो देख लें। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, पीछे जब आगे दिख रहा है तो बड़ा फर्जीवाड़ा करने के बाद आप हाईकोर्ट में निवेदन कर रहे हो स्पेशल परफॉर्मेंस के मैटर में डिस्क्रिशनरी डिग्री है, हम 100% आपकी अपील खारिज करेंगे। जी इस चीज़ को वापस सुनना है। जज साहब ने 2-3 लाइनों में बहुत कुछ बोल दिया। एक्चुअल में क्या ये मैटर जो है ना वो हाईकोर्ट के पास आ रखा है, अपील के अंदर। आप भी सभी जानते हो कि ट्रायल कोर्ट से मैटर क्या होता है, अपील कोर्ट के अंदर आ जाता है। मनीजा जी कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। मनीजा जी ध्यान कहाँ है आपका? कभी भी मान लीजिए, अभी तो देखो अलाउ नहीं किया जाता, बट पहले पता है क्या होता था, जैसे चेक है तो चेक के ऊपर मान लीजिए आपने कोई डेट गलत लिख दी तो फिर आप वापस उस डेट को सही लिखते थे और फिर वापस उस पर साइन करते थे। इस बात का ऑथेंटिकेशन कि ये जो करेक्शन किया है वो आपने किया है ना। उसी तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम एक बार उसको फाइनली ड्राफ्ट कंप्लीट करने के बाद में, साइन वाइन करने के बाद में, किसी और को दिखाने के बाद में वापस उसमें कोई चेंजेस करते हैं ना, तो हम उसको वापस इनिशियल करते हैं।
एक तरीके से क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ द चेंजेज, करेक्ट, कि आपने चेंजेज को वापस क्या किया, वेरीफाई है जो कर रखा है। अब आपको क्या करना है, इस बात को यहाँ पे समझना है। तो ये बात उन्होंने पहले है जो कही थी। देखो भाई, एक बात में एक बार बोलूंगा, इसलिए आपको है ना एकदम सटीक रहना पड़ेगा, कानों में ईयरफोन डाल के सुनना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो क्या हमारा एपिसोड बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी देखो, जज साहब ने 2-3 लाइनें बोली है। फर्जीवाड़े का एक मामला आ रहा है। फर्जीवाड़े का मतलब कहीं न कहीं जो डॉक्यूमेंट है वो एक तरीके से फॉर्ज तरीके से हुआ है, ओके, और इसीलिए यहाँ पर क्या है, इसके बारे में बातचीत है जो कही जा रही है। लेट्स सी। अरे इनिशियल सिग्नेचर की बात नहीं हो रही गौरव कुमार जी, डॉक्यूमेंट बन गया, इनिशियल सिग्नेचर तो हो ही गए थे। डॉक्यूमेंट के अंदर के किसी पैराग्राफ को अगर आप कोई चेंज करते हो ना, तो आपको वापस साइन करने पड़ते हैं उस जगह पे जहाँ पे आपने चेंजेज है जो कर रखा है, करेक्ट। तो वो चीज़ के बारे में जज साहब बात कर रहे हैं कि भाई ये जो आपके 2 अलग अलग पैराग्राफ दिख रहे हैं, ये कुछ लाइनें बाद में टाइप हुई है, तो जो लाइनें डॉक्यूमेंट पे बाद में टाइप हुई है वहाँ पे साइन क्यों नहीं है। दिस इज द पॉइंट, ओके। अब जरा उन बातों को सुनो जो आपको जस्ट जज साहब ने पिछले 2-3 लाइन में कही, फर्जीवाड़े वर्ड के यूज करने के बाद में। सी नहीं, उसके पीछे आप कोर्ट में आ कैसे गए? आप उसके पीछे कुछ और तो देख लें। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, पीछे जब आगे दिख रहा है तो आप लोग देखने की जरूरत ही नहीं है, पीछे जब आगे ही दिख रहा है, मतलब प्राइमा फेसा ही गड़बड़ लग रही है, तो अब अंदर जाके हम क्या ही देखें। फर्जीवाड़ा करने के बाद आप हाईकोर्ट में निवेदन कर रहे हो स्पेशल परफॉर्मेंस के मैटर में डिस्कशन। फर्जीवाड़ा करने के बाद हम हाईकोर्ट में निवेदन कर रहे हो। मैं तो इनके वर्डिंग्स आपको एग्जैक्टली इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को पूरा एंजॉय कर पाओ, और एंड तक टिकना पड़ेगा। अगर एंड तक नहीं टिक सकते तो वीडियो को भी छोड़ के चले जाओ, बाद में देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो पूरा 1 सिटिंग का है, बराबर, वरना बाद में समझ में ही नहीं आने वाला। तो उन्होंने कहा कि आप हाईकोर्ट में आ गए फर्जीवाड़ा करने के बाद में, वापस सुनो, मैं आपको लाइनें तब तक सुनाऊंगा जब तक आप पूरा नहीं सुनोगे। नहीं, उसके पीछे आप कोर्ट में आ कैसे गए? आप उसके पीछे कुछ और तो देख लें। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, पीछे जब आगे दिख रहा है तो आप लोग फर्जीवाड़ा करने के बाद आप हाईकोर्ट में निवेदन कर रहे हो स्पेशल परफॉर्मेंस के मैटर में डिस्क्रिशनरी डिग्री है, हम 100% आपकी अपील खारिज करेंगे। तो क्या था, ट्रायल कोर्ट के सामने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक सूट था, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट के लिए क्या होती है, डिस्क्रिशनरी डिग्री होती है। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कोर्ट को लगे, कोर्ट सेटिस्फाइड हो तो कोर्ट क्या करता है, रिलीफ देता है, अदरवाइज नहीं देता है ना। तो उस चीज़ को लेकर इन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट फाइल किया जाता है वो एक कानून बना हुआ है, विनिर्दिष्ट पालना अधिनियम, यानी कि आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 10 के तहत जो है वो मामला, जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है ना और सामने वाली पार्टी उसको परफॉर्म करवाना चाहती है, तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है जो करवाई जाती है। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई रेमेडी, कोई डैमेजेस वगैरह जो है डिटर्मिनेबल नहीं हो तो उस केस के अंदर, ओके जी। आप चाहे जितनी बहस कर लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो मैंने दिया है, आपको समझ में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है और ये आपका केस क्या है। आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहा, आप बहस कर रहे हो। आप नहीं दिख रहा है ना सर, फिर दिख रहा है तो बहस क्यों कर रहे हो आप? मेरा थोड़ा सा निवेदन तो सुन लें। आप निवेदन क्या? देखो, मैंने कहा था ना आपको शुरुआत के अंदर, एडवोकेट क्या है कि अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुन रहा है। पता उनको भी होगा कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, वगैरह वगैरह, बट जज साहब होते हैं, वो तो हर चीज़ का ऊपर तैयार है, एकदम मतलब डायलॉग देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं ना। उन्होंने कहा तुमको दिख नहीं रहा है क्या कि साहब दिख रहा है, तो दिख रहा है तो बहस क्यों कर रहे हो। अब बहस नहीं करेगा तो क्लाइंट को रिलीफ कैसे मिल पाएगा, ओके। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, आम जनता की तरह कमेंट नहीं करना है। आम जनता क्या होती है, उनको आता नहीं, पता नहीं कुछ चीज़ों के बारे में, तो फिर कमेंट बॉक्स में कुछ भी कर देते हैं कि आजकल वकील ऐसे ही करते हैं, वकील जो है झूठे केस बना देते हैं, ऐसे करते हैं। अब उनको नहीं पता वकील अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहा है, और उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना। तो आपको है ना आम जनता के चश्मे से नहीं देखना है, एक लीगल प्रोफेशनल के चश्मे से ऑब्जर्व करना है कि कहानी में, वीडियो में चल क्या रहा है, ओके। नाउ सी फर्दर क्या करोगे? तो इतना जो है गलत काम के अंदर आप निवेदन, कुछ है नहीं उसमें, वो तो आप बोलो तो आपके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम करने का और आदेश कर दूं। तो जजमेंट दिखा दिया, देखो कुछ है नहीं उसमें, वो तो आप बोलो तो आपके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम करने का और आदेश कर दूं। थोड़ा सा निवेदन सुन लें। बताओ, करो निवेदन। जी। आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहा, आप बहस कर रहे हो। आप नहीं दिख रहा है ना सर, फिर दिख रहा है तो बहस क्यों कर रहे हो आप? मेरा थोड़ा सा निवेदन तो सुन लें। आप निवेदन क्या करोगे? तो इतना जो है गलत काम के अंदर आप निवेदन करोगे। ये इस वीडियो में मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है कि उन्होंने अपलोड करते समय कई जगह कट करने के बजाय कुछ चीज़ें ओवरलैपिंग कर रखी है, इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा बार बार एक ही डायलॉग बार बार सुनाई दे रहा होगा। कोई बात नहीं, आगे मेन वीडियो आएगा। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने के बाद आप हाईकोर्ट में निवेदन कर रहे हो स्पेशल परफॉर्मेंस के मैटर में डिस्क्रिशनरी डिग्री है, हम 100% आपकी अपील खारिज करेंगे।
जी। आप चाहे जितनी बहस कर लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो मैंने दिया है, आपको समझ में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है और ये आपका केस क्या है। आपको आंखों से नहीं दिखता क्या? इतना असत्य काम जो है आप बहस कर रहे हो। आप यहाँ किसी भी व्यक्ति को दिखा लीजिए, यहाँ 20 आदमी बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगेगा कि ये आदमी ने कितना गलत किया है? नहीं उसके पीछे आप कोर्ट में आ कैसे गए? आप उसके पीछे कुछ और तो देख लें। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, पीछे जब आगे दिख रहा है तो। आगे देख लें, मैं जो सबमिशन कर रहा आपको हूँ। नहीं दिख रहा क्या? जी दिख रहा है ना, वो उसी के इतना बारे कैसे बहस कर रहे हो? उसी के बारे में बता रहा हूँ साहब। आप बताओगे? आप कहीं सिग्नेचर हैं? जो लाइनें बाद में टाइप हुई हैं उस पर सिग्नेचर हैं किसी के? क्या दिख रहा है आपको? जहाँ पे गैप है, एग्रीमेंट तैयार हुआ आपको है, बिल्कुल भी नहीं दिखता क्या? तो आप मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? क्या सुनने से फायदा होगा जब आप बोल ही नहीं रहे मतलब की बात? आप पहले एग्रीमेंट। हमारे मारवाड़ी में कहावत होती है कि यार ये तो धार ही नहीं रहे, अब यहाँ पे तो जज साहब ही नहीं धार रहे, अब यार वकील साहब करे तो करे क्या। ऐसे हालात के अंदर जो है कई बार इंसान फंस जाता है कि अब सामने ठहरे भी जज साहब, पूरी बात सुनाई कि अब जज साहब कह रहे हैं हाँ सुनाओ, नहीं नहीं तुम सुना क्यों नहीं रहे हो, अरे मैं कह रहा हूँ तो सुनाओ, तो सुना क्यों नहीं रहे हो। अब सामने बंदे को कुछ थोड़ा सा समय दिया जाए तो वहाँ पे चीज़ों को डील किया जाए। लेट्स सी। देख के वो इसके बारे में बोलो लो। जी। इसका कोई आपके पास एक्सप्लेनेशन है? दे दो उनको फाइल। कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो एज एन एडवोकेट आप? इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? ये एग्रीमेंट में सब जगह सारी की सारी चीजें कार्ड के द्वारा लिख दी गई बिना दस्तखत के, और आप बहस करोगे दावे में? कोर्ट का इतना समय बर्बाद किया, 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगना चाहिए आपके ऊपर। 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए, एक जज साहब कह रहे हैं वकील साहब को आपके ऊपर। कोर्ट का आपने क्या किया, इतना समय खराब किया, एग्रीमेंट के अंदर हर जगह भी इतनी काटा छाटी हो रही है वो भी बिना दस्तखत के, है ना। तो एग्रीमेंट में आप चेंज कर सकते हो, बट चेंज करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दस्तखत करके उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जज साहब ने अपनी फ़ाइल जो है वकील साहब को पकड़ाई कि देखो आप इतनी सारी जगहों पे करेगा, फाइल खोल के पकड़ाई उनको। अब आगे देखो। आपने क्यों बंद कर दिया उसको, फाइल को? आपको फिर बुलाएंगे 15 मिनट में। मैंने यहाँ से खोल के दी थी, आपने बंद करके दे दी उसको। जज साहब ने खोल के दी। देखो आप लोग है ना, अगर कभी कोर्ट जाओगे ना तो ऐसे हालात बड़े बड़े एकदम संवेदनशील होता है। ऐसी सिचुएशन को टैकल करना, इन सिचुएशन को डील करना, ये वाकई में एक बहुत बड़ा अपने आप में मतलब आप समझ लीजिए कि आपका एक अपॉर्चुनिटी कह दीजिए या स्ट्रगल कह दीजिए। कैसे केस में उसको हैंडल कैसे करें। क्लाइंट का केस आर्ग्यू भी करना है और आर्ग्यू करने लायक केस है भी नहीं, क्लाइंट का केस आर्ग्यू भी करना है और आर्ग्यू करने लायक केस है भी नहीं, वगैरह वगैरह। तो नाउ सी फर्दर। यहाँ जहाँ रखवा लिखा है वहां कुछ काट पीट दिख रही है आपको? मुंह से बोलिए जोर से, इस पे आइए माइक पे। जी। बोलो, काट पीट दिख रही है जहाँ रखवा लिखा है वहां? दो बातें दिख रही है नहीं दिख रही? जो कहते हो मैं बोल देता हूँ। बोलो ना। नहीं आप जो बुलवाना आपको दिख रही है क्या? काट पीट दिख रही है क्या? हर जगह दिख रही है कि नहीं दिख रही? जहाँ जहाँ ये रकबा लिखा है वहां जी, भाई खाली जगह भरा गया है। खाली जगह भरा गया है वो अलग मैटर है। पहले जो लिखा था उसको काट के दूसरा लिखा गया है, क्या लिखा है पहले ये बताओ। देखो मैं आपको दो चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट कराता हूँ। एक होता है कि आपने एग्रीमेंट के अंदर कोई जगह ब्लैंक छोड़ी, ठीक है, और उस ब्लैंक जगह को बाद में फिल किया, ये एक अलग एस्पेक्ट हो गया। तो ब्लैंक जगह जब छोड़ी गई थी वो इंटेंशनली दोनों पार्टीज के द्वारा छोड़ी गई थी कि भाई बाद में जो भी फिगर होगा उसको म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे। तो वो होता है एग्रीमेंट के अंदर ब्लैंक को फिल करना। दूसरा चीज करता है क्या होता है कि जो कोई पर्टिकुलर चीज ऐड किया हुआ है, लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या करना, काट पीट करना, उसके अंदर क्या करना, चेंजेज है जो करना। ओके, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, राइट। इस बात को समझना। अभी वकील साहब ने क्या बोला कि साहब खाली जगह भरी हुई है, यानी कि वो ब्लैंक्स जो है वो फिल किया गया है। जबकि वकील साहब जज साहब क्या बोल रहे हैं कि जो खाली जगह छोड़ी उसको छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ जहाँ काट चाट किया हुआ है वहां पे आप डॉक्यूमेंट को लेकर आओ। देखो सिविल का सारा मैटर है ना डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है, ये बात तो आपको समझ लेनी है अच्छे तरीके से। नाउ सी, काट के दूसरी जगह लिखा है। दोनों जगह लिखा है कि एक जगह लिखा है? दो जगह लिखा है। उसके बाद जो दो लाइनें टाइप है वो दूसरी स्याही से टाइप है? ये नहीं कह सकते। एक बार आप आइए, कोई भी एक जना खड़ा। अब देखो एक तो काट छाट और फिर जो दूसरी लाइनें टाइप हो रखी है वो दूसरी शाही से टाइप हो रखी है। जज साहब ने कहा ऐसा, वकील साहब ने कहा ये नहीं कह सकते। पहले आपको पता है वकील साहब एक मोमेंट के लिए गुस्सा हो गए
कि आप कह दो साहब जो बोलना है मैं बोलूँ, आप मुझसे जो बुलवाना चाहते हो मैं बोल देता हूँ, आपको मैं बोल देता हूँ ऐसा ऐसा करके। वो एग्रेसिव हो गए थे ना, है ना, आप लोगों ने नोटिस किया था इस बात को। अभी जब बात पे ये बात आई कि 2 लाइनें अलग से टाइप की हुई है क्या, अब वकील साहब मान नहीं रहे। अब देखो आगे क्या होता है। हो जाइए। आप क्या बात करते क्योंकि हो? क्योंकि मशीनरी आप आइए, खड़े हुई है मिस्टर, पीछे बैठे आप, इनको बताइए आप। ये लाइट चाहिए। एक मिनट, ये बोलेंगे बाइक पर, जोर से बोलिए, क्या दिख रहा है आपको? मियरली बिकॉज यू आर काउंसिल फॉर अपील, कुछ भी बोलोगे आप। देखिए इसमें क्या क्या अलग अलग दिख रहा है। इंडिका एक में जो शुरू की 5-4 लाइनें हैं वो हाँ। डार्क हैं। कितनी डार्क है? रात और दिन का अंतर है कि नहीं? हाँ, काफी डार्क हैं। और उसके बाद लास्ट की 2 लाइन जो है वो काफी। यहाँ रकबा लिखा हुआ है, पूरा कटा हुआ है, पहले हाथ से लिखा था, बाद में टाइप से ऊपर करके बढ़ा के लिखा गया है। जी, काट के आप ऊपर बैठ जाइए लिखा पीछे, गया। आप बैठ जाइए, इनको नहीं दिख रहा। मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप एग्रीमेंट जब तैयार हुआ तो खाली जगह छोड़ा गया। चलिए वापस दे देखिए। दीजिए फाइल, बहस करिए। कौन से जरूर ने बता दी? आप अब देखते यहाँ नहीं। पे ना, यहाँ पे आपको देखो जज साहब के धैर्य को भी समझना चाहिए। सामने वाले वकील की गलती निकाल भी दी, और निकालने के बाद कोई उसको इतना अभी डांट नहीं रहे, है ना, कि चलो ठीक है भाई फाइल वापस दो, आगे आप बहस करो आप। मतलब एक पॉइंट उन्होंने अपना क्लेरिफाई करवा दिया। क्लेरिफाई कराने के बाद यूँ नहीं, कई बार होता है ना कि अपनी बात एक साबित कर दी, अब उसको सुनाओ, अब उसको कुछ कहो, वो नहीं। ये एक ना, एक जुडिशियल ऑफिसर का अपने आप में एक अलग डिग्निटी भी है जो होता है। आगे देखिए। सेकंड अपील में खड़े हो, कहाँ खड़े हो आप? वही बहस कर रहे हो जो कभी तहसील ट्रायल कोर्ट में की होगी। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी चाहिए। साहब ने एक बार लाइन बोली, क्या लाइन बोली, कि आप वही बहस कर रहे हो जो आपने कभी ट्रायल कोर्ट में की होगी, और आप सेकंड अपील में खड़े हो, फर्स्ट अपील में खड़े हो, वहाँ पे वो बहस कर रहे हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि प्रैक्टिकल वकालत में ट्रायल कोर्ट के सामने जो वकालत होती है उसका नज़रिया अलग होता है, और हाई कोर्ट वगैरह के सामने जो वकालत होती है उसका नज़रिया अलग होता है। आप ट्रायल कोर्ट में जज साहब से उलझ सकते हो, ये तो चलो देखो हमारे पास में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स आ नहीं रही है, लेकिन ट्रायल कोर्ट के अंदर भी कई बार क्या होता है, जज साहब से वकील साहब उलझ जाते हैं, है ना। तो हाई कोर्ट में जो वकालत की जा रही है उसका एक डिग्निटी का लेवल क्या होता है, अलग है जो होता है। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व है जो करना पड़ेगा। अब आगे देखिए। हमें अच्छा नहीं लग रहा है ट्रायल कोर्ट के खिलाफ कुछ लिखना। आपके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, मेरा बताइए, मेरा बोलो, बहस करिए। जी, मेरा रिवीजन ये है, हम्म। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो ये कह रहा है कि आप ये देखना पड़ेगा कि जो चेंज है, पहली बात तो उसकी इंफॉर्मेशन में हुआ है। पहला बताइए ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का जी, इसी संबंध में। ठीक, इसी संबंध में। अब एक सुप्रीम कोर्ट का पैराग्राफ जो है वो कोर्ट को रीड करवाया जाए। पहला बता दीजिए ना। जी जी बिल्कुल। अब आप यहाँ पे जज साहब के फेस एक्सप्रेशन देखो, कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पे जज साहब के फेस एक्सप्रेशन कह रहे हैं कि यार तुम घर से क्या फ्लैग व्लैग लगा के नहीं लाए क्या, कि ये पैराग्राफ पढ़ाना है, वो पैराग्राफ पढ़ाना है। अब अभी मेरे सामने तुम सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो। ये एक्सप्रेशन कुछ कहते हैं। आप में से किसी ने जज साहब के अभी वाले फेस एक्सप्रेशन रीड किए क्या? मैं आप लोगों को है ना एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर कई बार कहता रहता हूँ, क्या कहता रहता हूँ, कि कोर्ट में जाओ और जज के एक्सप्रेशन को रीड आउट करना शुरू करो, है ना। तो हमें समझना होता है। आप में से कितने लोगों को ये बात महसूस हुई कि अभी जज साहब जो हैं वकील साहब के सामने देखकर मन ही मन में क्या कह रहे हैं कि यार तुम घर से रेडी ही नहीं करके आए, तुम्हें पता ही नहीं कौन सा पैराग्राफ है, अब मेरे सामने पढ़ रहे हो। ये बात आप में से कितने लोगों ने नोटिस की? से यस और नो? राजेंद्र जी कह रहे सर, आई थिंक एडवोकेट शुड नॉट टेक दिस स्टेप ऑफ मैटर विच इज़ नॉट एज पर लॉ। दैट्स ट्रू राजेंद्र जी, सही बात है कि मतलब नहीं लेने चाहिए। अब देखो उन हालातों पे तो अपन नहीं जाएंगे कि क्या हालात हुए क्या नहीं होंगे वगैरह वगैरह, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि अब उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा रहा है। देखो कहते हैं ना कि सीधी बहती हुई धारा में तो हर कोई बह जाता है, विपरीत धारा के अंदर जो दूसरे किनारे को छू जाए फिर देखो, है ना। अब आगे देखिए। घर से मार करके नहीं लाते क्या? बोल भी दिया। क्या बताओगे आप? पैरा रहने दो, हम देख लेंगे। अब आप नोटिस करो, अगर हम कोर्ट में किसी मैटर को प्रॉपरली प्रिपेयर करके फ्लैग लगा के नोट करके नहीं लेके जाते ना, तो कई बार ऐसे भी हालात हो जाते हैं। अच्छा यहाँ तो चलो भाई मैटर ऑलरेडी थोड़ा सा नेगेटिव बिगड़ा हुआ था इसलिए ये बन रहा है, बट कई बार पता है क्या होता है, एक मैटर हमारा अच्छा भी होता है ना, तो वहाँ पर भी अगर हम इस तरीके से प्रिपेयर्ड होकर नहीं गए, जज साहब को पता चल जाता है कि आप अपनी फाइल प्रिपेयर करके नहीं आए हो,
क्योंकि जब आप वो वहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हो ना, उनको आइडिया लग जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ पर ये कोर्ट को इस बात को लेकर दूसरे बात बताएंगे वगैरह वगैरह। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जस्ट वेस्ट ये है पैरा नंबर 12। पढ़िए। ये काट छाट का पैराग्राफ नहीं है, इसमें मैं वो बता देता हूँ, काट छाट वाला पैराग्राफ कहाँ है? काट छाट ही वाला है ये। पढ़िए, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। फ्रॉम से देखिएगा नीचे, हाँ पैरा नंबर 12 से नीचे फ्रॉम से। हाँ। From the observation of the lower appellate court, the High Court inferred that the case of the appellant that alteration has been made by the convenators in the agreement of the self exhibit 12 for introducing Ram Sarup and Mool Chand, two dependent persons, as the marginal witness of the said agreement. The High Court took the view that the interpolation for introducing the two independent marginal witnesses in the agreement cell was made so as to give authenticity to the said agreement of the cell. Then the High Court considered the question whether the interpolation made in the documents was material alteration or not. The High Court took a note of the decision of this court in the case of M.S. Aniruddham, which was cited by the legal counsel for the appellant before the court, and the case of Kalina. वो कुछ भी है, ठीक है। कोई आप लोगों को समझ में आया इन्होंने क्या बोला? मैं समझाता हूँ आसान भाषा में। एक्चुअली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का एक पैराग्राफ बताया, उसमें भी कुछ ऐसा मामला था कि डॉक्यूमेंट के अंदर ऑल्ट्रकेशन का मतलब यही काट छाट बदलाव वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे उस जजमेंट में शायद ये बात थी, जैसा इन्होंने बताया, कि ये देखा जाएगा, हाईकोर्ट ये देखेगा कि ऑल्ट्रकेशन जो है वो मटेरियल है या नहीं है, और वो ऑल्ट्रकेशन किस पर्पज़ के लिए किए गए कि नहीं किए गए, तो उनको ऑब्जर्व करने के बाद में उसका इफेक्ट देगा। तो ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस पर्टिकुलर पैराग्राफ की बात जो है जज साहब को बताई, क्योंकि कहीं कि ये भी तो कहना चाह रहे हो कि साहब हमारे केस में अगर ऑल्ट्रकेशन अगर हुआ है तो वो मटेरियल नहीं है, या फिर वो जो पर्पज़ किस पर्पज़ के लिए किया गया है, एग्रीमेंट के पर्पज़ को सर्व करने के लिए किया गया है, सो एंड सो ऐसा कहेंगे। ऐसा मैं भी प्रिज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि आगे देखते हैं अपन क्या क्या आएगा हमारे सामने। तो ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज का जजमेंट का एक पैराग्राफ पढ़ाया। अब देखो आगे हाई कोर्ट के जज साहब जो है क्या कहते हैं। गलत नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा ये गलत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जो है सेकंड अपील ऐसा नहीं कर सकता था। नहीं, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो चेंज है ये देखना पड़ेगा कि वो मटेरियल चेंज है कि नहीं है। तो मटेरियल चेंज नहीं दिख रहा है वो- आपको, इसमें मटेरियल चेंज नहीं दिख रहा। दिस इज नॉट मटेरियल चेंज। मैं यही तो, व्हाट इज मटेरियल चेंज? मटेरियल चेंज है या आपके कंसिडरेशन अमाउंट में चेंज कर दिया जाए, आपके डेट में चेंज कर दिया जाए, इसमें वो जो मतलब जमीन में चेंज कर दिया जाए। नहीं, जमीन में चेंज नहीं है, मैं वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इस एग्रीमेंट के अंदर बार बार है ना वो रकबा वर्ड यूज़ किया जा रहा था। रकबा का मतलब होता है द एरिया ऑफ द लैंड। ओके, जो ज़मीन का क्षेत्रफल कह दीजिए कि जैसे मान लो 5 बीघा ज़मीन है, 200 बीघा ज़मीन है वगैरह वगैरह, तो आप ज़मीन के क्षेत्रफल में, तो इसको अपन, इसके लिए अपन शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, रकबा, राइट। तो अब जैसे आप कह रहे हैं यार ज़मीन के क्षेत्रफल में तुमने, एरिया में तुमने चेंज कर दिया, ये तुमको मटेरियल चेंज नहीं लग रहा है ना? क्योंकि उन्होंने जो जजमेंट पेश किया वकील साहब ने, वो कहता है कि भाई अगर मटेरियल चेंज है तो देखा जाएगा, मटेरियल चेंज नहीं है तो नहीं देखा जाएगा। अब बहस नए मुद्दे पर आ गई कि जो चेंजेज हुआ है वो मटेरियल है या नहीं है। ओके, जज वकील साहब कुछ और कह रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं कि यार लैंड में चेंज हुआ, एरिया में चेंज हुआ, क्या ये आपको मटेरियल है जो नहीं दिख रहा है यहाँ पे? आगे देखिए। तो निवेदन कर रहा हूँ। कहाँ करो ना निवेदन, थोड़ा सा मतलब कहाँ निवेदन कर रहे हो आप तो बहस तक नहीं कर रहे हैं इस पॉइंट पे। मैं करता रहा हूँ, आप आप सुन रहे हो। बताइए ना मटेरियल कौन सा चेंज है, मैं बताता हूँ, उसके पहले आप रोक देते हैं। आप ये बताइए ना। पूरी नहीं हो रही है। एग्रीमेंट से तो मैं बताइए, एग्रीमेंट से ही बता रहा हूँ साहब। बताइए क्या मटेरियल चेंज नहीं है, जी क्या था, क्या कर दिया, ये तो बताइए। हाँ, बताइए। मोमेंट आप ये भूल जाए कि इसमें कोई इंटरपोलेशन। मैं क्यों भूल जाऊं? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भूल सकता सुनेंगे, मैं। ठीक है नहीं भूल सकता। जी। मैं आप ये नहीं कह सकते कि फॉर ए मूवमेंट आप आंख बंद कर लो। ये आप कंटेंट बताइए कि इसमें एग्रीमेंट में कौन सा क्या लिखा था और क्या बदल दिया गया, ऐसा पता प्रतीत हो रहा है? भी नहीं बदला। हैं? मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बदला गया है। क्या सिग्नेचर है उस पर? ये जो चेंजेस है इसको यदि गायब कर दिए, डिसअपियर हो जाए, इसके बाद भी उसके कंटेंट में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अच्छा जी। तो वो कैसे पता लगेगा? जी मैं बता रहा हूँ ना। आप लोगों ने बहस देखी, मतलब आप कहना चाह रहे हो, सामने वाला कह रहा है हाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वो सुनना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं यार तुम आर्ग्यूमेंट ही ऐसा कर रहे हो, पहले तुम कह रहे हो कि मटेरियल होना चाहिए, पहले तो तुमने कहा चेंज हुआ नहीं, फिर आपको बताया तो बोला कि हाँ चेंज हुआ, फिर तुम कह रहे हो कि साहब इसमें लिखा हुआ है कि चेंज मटेरियल होना चाहिए, अब वो कह रहे हो कि एरिया वाला चेंज मटेरियल चेंज नहीं है।
अब उस बात पे तो कई बार पता है क्या होता, आप इस बात को ऑब्जर्व करना, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ऐसा महसूस होगा कि शायद जज साहब को उनको सुनना चाहिए, आपको ये महसूस हो रहा होगा। लेकिन कई बार है ना, जब आपका इंप्रेशन खराब पड़ जाता है ना, ये प्रैक्टिकल एडवोकेसी है बॉस, ठीक है। आपकी जो आदर्श वकालत होती है वो अलग होती है, प्रैक्टिकल एडवोकेसी का एग्जाम्पल आपके सामने रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। और यहाँ पर अगर आपने अपने आर्ग्यूमेंट में, अपने प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट में कोर्ट का मूड खराब कर दिया, तो उस केस के अंदर उसका खामियाजा कई बार आपके अच्छे पॉइंट्स पर भी पड़ जाता है। हो सकता है वकील साहब आगे जाके कुछ और अच्छी बातें भी बताने वाले हो, लेकिन कहीं न कहीं जो है अभी थोड़ा सा जब जज साहब का मूड ऐसा है तो वो सुनना चाहते नहीं है, उनकी मजबूरी है कि वो आपको डायरेक्टली मना नहीं कर पा रहे, वरना बाहर जाके इंप्रेशन नहीं पड़ जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है कई बार आपको देखने को है जो मिलती है। नाउ सी, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। आप यहाँ से देखेंगे पैरा नंबर 1 से फिर से पढ़ लिया मैंने, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ना मेरे को। ये नॉमिनी एग्रीमेंट अपनी भाई वाली बात, मैं एग्रीमेंट ही पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ दीजिए। नॉमिनी पीपर वाली बारी, हाँ भूमि मुझ प्रथम पक्ष के भूमि समेत कब्जा दखल की है, जो राजस्व अभिलेख भूमि समेत दर्ज रिकॉर्ड है। हाँ जो जमीन का संबंध है वो नॉमिनी पीपर वाली बारी के नाम से जमीन है। हाँ इसके बाद ये पैसे लेना की भी बात कर रहे हैं कि मैंने पैसे लिया। आप थोड़ा सा देखेंगे जो खसरा नंबर जहां पे आपने बताया कि खाली जगह था उसको बाद में भरा गया 220/2 0.4। तो जब एग्रीमेंट तैयार हो रहा था उस समय ये जगह क्यों छोड़ी गई होगी? ये इसलिए छोड़ी गई, या तो ये बात है, मैं केस से हट के बात कर रहा हूं, या तो ये हो सकता है गांव की पोजीशन में कि इसको याद नहीं रहा होगा, रीड पुस्तिका या डॉक्यूमेंट्स मंगाने के बाद उसने फिर सामने बैठ के और दूसरी टाइपिंग मशीन से इसने टाइप करवाई होगी। अदरवाइज ये गैप नहीं छोड़ी जाती। गैप छोड़ने का मतलब है कि दोनों पार्टी ये जानते हैं कि किस जमीन का सौदा हो रहा है। पीपर वाली बारी, इसके एविडेंस में आइएगा, एविडेंस में तुलसीदास में, कि पीपर वाली बारी यही है जमीन। यू आर राइट। लेकिन ये जो पहले लिखा है ना रकवा, जी पहले लिखा रकवा 0.0020 करके लिखा हुआ है जी, बाद में इसको हाथ से 41 लिखा गया, बाद में टाइप दूसरी मशीन से करके 0.166, हाँ। 3 बार हुआ है। तो यदि होता तो ये पूरा इसका मीनिंग क्या है? जी, यदि इसका मैलाफाइड होता तो पूरा रकबा 0. एक इसमें एक पॉइंट और आया जो आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया कि नहीं किया। इसमें पॉइंट ये आया कि साहब पहले हमने गैप छोड़ा ही इसीलिए था, है ना। जैसा वकील साहब ने बात यूज़ की ना कि साहब गैप छोड़ा हुआ था, तो पहले मतलब क्या, वो ज़मीन के एरिया के बारे में थोड़े से श्योर नहीं थे, बाद में कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाए, फिर इसलिए उन्होंने इसको चेंजेज किया वगैरह किया। तो ये बात उन्होंने बताई, ठीक है, कि हो सकता है पहले जो है आपका एरिया आइडेंटिफाइड नहीं था, एग्रीमेंट हो गया तो बाद में आपने क्या किया, एरिया को आइडेंटिफाइड करवाया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट वजद साहब ने कहा कि भाई एक बार नहीं है, दो बार जो इसके अंदर क्या हो रखी है, काट छाट है जो हो रखी है। एक आपका कमेंट्स में यहाँ पर देख पा रहा हूँ, अच्छा वो आपने कमेंट डिलीट कर दिया। कोई भी कैंडिडेट कभी भी ऐसा कमेंट मत करो, मैंने आपको फिर से कहा है, आप में और आम आदमी के सोचने के तरीके में अंतर होना चाहिए, ओके। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि वकील साहब की ड्यूटी होती है क्लाइंट के इंटरेस्ट को आखिरी एफर्ट तक प्रोटेक्ट करने का प्रयास करना, ठीक है। आप देख रहे हो वकील साहब का भोलापन, बट शायद ये भोलापन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनको अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। अब वो क्लाइंट गलत है, क्लाइंट सही था, डजेंट मैटर, बराबर, क्योंकि आपके वकालत के पेशेस में हर तरीके के क्लाइंट आपके सामने आते हैं। इसीलिए बी रेस्पेक्टफुल टू द लीगल प्रोफेशनल्स, ओके। नाउ सी फर्दर, अब आगे देखिए। 4:1 है, उसमें पूरा लिख लेता, पूरा लिख लेता वो। बोनाफाइड की देख, बात तब आएगी इसमें जब किसी ने इस पे सिग्नेचर कर हाँ, दिए होते। जो सुप्रीम कोर्ट इसमें कह रहा है वो यही कह रहा है कि ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों पार्टी के कंसेंट में हुआ है, दूसरी पार्टी को जानकारी थी कि नहीं थी। दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरी पार्टी ने स्वीकार किया है, वो तो जनरल वे में उसने रिजेक्ट कर दिया। देखिए ये एग्रीमेंट को उसने जनरली रिजेक्ट किया कि मैंने नहीं किया, ठीक है। तो अब इसमें पूरा का पूरा देखना पड़ेगा कि ये इसकी जानकारी में था कि नहीं था। जो एविडेंस आए हैं उस एविडेंस में साबित हो रहा है कि एग्जीक्यूशन इस एग्रीमेंट का हुआ है। और यदि आप इसका कंटेंट देखेंगे, मटेरियल पार्ट आप, जो एविडेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि एग्जीक्यूशन इस चीज़ का हुआ है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, देखो एक पॉइंट आया बीच में कि भाई चलो हस्ताक्षर नहीं है, साइन नहीं है, जो आपने एग्रीमेंट में चेंजेज किए उसमें दोनों पार्टी के साइन नहीं है, मान लिया। दूसरी वाली पार्टी ने इस बात को एडमिट कर लिया, तो वो कह रहा है कि साहब दूसरी वाली पार्टी तो पूरे एग्रीमेंट को डिनाई कर रही है। वो तो कह रही है कि साहब ऐसा एग्रीमेंट, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। सेक्शन 10 SRA जो है वो एप्लीकेबल होता है कॉन्सिक्वेंट टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम के सेक्शन 37 के तहत दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन हो जाती है जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद अगर आप ब्रिज करते हो तो ब्रिज करने के बाद में आपके पास ऑप्शन रहता है रेमेडी के रूप में, और रेमेडी के रूप में आप सूट फाइल कर सकते हो सेक्शन 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और कौन सा सूट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। तो ये सूट फाइल हुआ, तो वो सूट के अंदर तो सामने वाली पार्टी क्या कहती है, डिनाई कर रही है, वो तो पूरे एग्रीमेंट को डिनाई कर रही है। अभी दूसरा पॉइंट भी उनके अगेंस्ट में चला गया कि भाई सामने वाली पार्टी ने एडमिट किया था कि चेंजेज, अब इसको या तो प्रूव करो तब तो एग्रीमेंट को वैलिड माना जाए। ये बंदा, ये सर जो है एलएलएड एडवोकेट साहब जो हैं, वो ट्रायल कोर्ट में हो सकता है केस जो है वो डिफीट करा के आ गए हो, क्या उनका केस जो है डिफीट हो गया हो, राइट, दैट्स व्हाई ही इज फाइलिंग अपील, करेक्ट। नाउ सी कंटेंट उसमें कोई चेंज नहीं है। यदि पीपर वाली में तो नहीं है जी, पीपर वाली बारी में तो कोई चेंज नहीं है, यही तो रकबा बात में है। चेंज है, रकबा में चेंज है और नंबर बाद में लिखा गया। यदि इसको कुछ करना होता तो और रकबे लिख सकता था, उससे ज्यादा बढ़ा सकता था, वो तो कम किया ना उसने, पता नहीं 0.4 की जगह में 0.1 यूज किया, पूरा ना लिख के। तो ये इसका सिग्नेचर, ये पता है, एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है। जैसे मान लो कि मैं खरीदार हूँ, मैं खरीदने वाला हूँ, कंसिडरेशन मैंने 2 करोड़ रुपए फिक्स कर रखा है उसके अंदर, और वहाँ पे ज़मीन जो है मान लीजिए 3 बीघा है, तो अब 3 बीघा की ज़मीन 2 करोड़ रुपए पे कर रहा हूँ मैं, तो अगर मुझे करेक्शन करना ही है तो मैं तो ज़मीन को बढ़ाऊंगा तभी मेरे फायदे का सौदा होगा। अगर मैं 3 की जगह काट के 1 बीघा कर रहा हूँ तो ये तो मेरे फेवर का है ही नहीं, तो मैं ऐसी काट छाट क्यों करूँगा। ये एक अच्छा पॉइंट बनता है। अब इस केस में क्या होगा वो हमारा कंसर्न नहीं है, बट हमें ना लॉजिकल पॉइंट्स को क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व है जो करना पड़ता है, करेक्ट। और आप इस चीज़ को भी देखना, अगर शुरुआती डायलॉग के कारण वकील साहब इस केस को छोड़ देते तो क्या ये बात जज साहब के जहन में वो ला पाते कि साहब मेरे को अगर करेक्शन करना होता तो मैं ज़्यादा करता ना, ज़मीन को बढ़ाता, ज़मीन को कम थोड़े ना करता। ये वाला पॉइंट आगे देखो। भी है नीचे जो हाइड्रोलिक एक्सपर्ट ने उसको साबित किया है। 3 गवाह है, तीनों गवाह बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूशन हुआ है। ये जनरल वे में चूंकि 3 गवाह हैं और तीनों गवाह बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूशन हुआ है। सेक्शन 68 आपके इंडियन एविडेंस एक्ट का हुआ करता था, ओके। उस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर एविडेंस विटनेस का क्या होता है, रोल है जो होता है, वो बताता है कि हाँ भाई एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है क्या नहीं हुआ है, अटेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। आगे देखो, रिजेक्शन किया इसलिए ये बात आ रही है। अदर भाई यदि वो कहता कि मटेरियल चेंज है तो बात दूसरी हो जाती। ये पहली बात। दूसरी चीज, जब डब्ल्यूएस उन्होंने पेश किया तो डब्ल्यूएस में एक शब्द नहीं है। WS का मतलब क्या होता है, प्लांट जब फाइल की जाती है सूट फाइल करने के लिए, सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, तो उसके जवाब में सामने वाली पार्टी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करती है। उस रिटर्न स्टेटमेंट को हिंदी में बोला जाता है लिखित कथन, और एब्रीविएशन शॉर्टकट फॉर्म में WS बोलते हैं अपन, ओके। डिफेंडेंट ट्रायल कोर्ट में डिफेंडेंट के द्वारा पेश किया गया रिटर्न जवाब, लिखित जवाब WS यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट कहलाता है। इस संबंध में क्या लिखा है, डब्ल्यूएस ने क्या लिखा, स्वीकार किया है क्या एग्रीमेंट स्वीकार नहीं किया है, लेकिन चेंज की बात जो आप कह रहे हैं वो स्वीकार नहीं है। वो बताइए क्या लिखा है। देखिए इसमें 2 लाइन का WSS में, एक मिनट, अब वो उसको अब देखो, आपने एक चीज और नोट करना, जैसे ही WS का पॉइंट आया, जज साहब अब थोड़ी सी रुचि दिखा रहे हैं किस बात को लेकर कि भाई WS में सामने वाली पार्टी ने स्वीकार किया है क्या कि ये जो आपने चेंजेस किए हैं एग्रीमेंट के अंदर, इस बात को एडमिट किया है क्या। क्योंकि अगर WS में एडमिट कर दिया गया है तो फिर करेक्शन वाला विवाद ही खत्म, क्योंकि जब सामने वाली पार्टी एग्री कर गई कि हाँ भाई ये इस तरीके से था, तो इसीलिए जज साहब ने देखा कि हाँ WS में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, चलो चेक करते हैं, क्योंकि WS सामने वाली पार्टी का पार्ट है। इसीलिए आपको तुरंत है ना जज साहब की बॉडी लैंग्वेज में एक चेंज दिख रहा होगा। मैं वापस इसको रिवर्स कर रहा हूँ, 10 सेकंड पीछे लेके जा रहा हूँ, और जब WS की बात आ रही है तो आप जज साहब की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करेंगे, ओके। सी 10 सेकंड इसको पीछे लेके जा रहा हूँ मैं। जैसे ही WS का पॉइंट आता है, आप लोग जो है बॉडी लैंग्वेज को ऑनरेबल जज साहब ऑब्जर्व करेंगे। सी बात आ रही है। अदर भाई यदि वो कहता कि मटेरियल चेंज है तो बात दूसरी हो जाती। ये पहली बात। दूसरी चीज, जब WS उन्होंने पेश किया तो WS में एक शब्द नहीं है इस संबंध में। क्या लिखा है, WS ने क्या लिखा, स्वीकार किया है क्या एग्रीमेंट स्वीकार नहीं किया है, लेकिन चेंज की बात जो ऑब्जर्व किया कि नहीं किया। से यस इन द कमेंट बॉक्स, से यस इन द कमेंट बॉक्स। क्या आपने जज साहब की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया। देखो ये ना, ये चीज़ें हमें क्या करती है, जज साहब के माइंड
मेंटल जो इनके बीच माइंड में चल रहा है ना, उसको रीड आउट करने में हेल्प करती है ना। कि अब जज साहब क्या कर रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है, यानी कि उनको लगा कि WS पे कुछ है कि नहीं। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया इस बात को? से यस इन द कमेंट बॉक्स। थोड़ा एक्टिवनेस के साथ में दिखाओ। रात के 11 बजे मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो 11 के 12 के 1 या 2 भी बज सकते हैं, और हम लोग तैयार हैं सीखने के लिए। वेरी गुड, ओके। नाउ सी फर्दर, आगे देखो। आप कह रहे हैं वो स्वीकार नहीं है। वो बताइए क्या लिखा है। देखिए इसमें 2 लाइन का WSS में, एक मिनट। अब वो उसको फर्स्ट अपील कोर्ट में उठा भी नहीं सकते अब जी। अब चूंकि उन्होंने बोला नहीं, WS में बोला नहीं ट्रायल कोर्ट में, उसको लेके फर्स्ट अपील कोर्ट में आ नहीं सकते। ये WS का पैरा देख लें, एक मिनट। उन्होंने WS में बोला नहीं, इसलिए उस ग्राउंड को लेकर वो फर्स्ट अपील में आ नहीं सकते। ये कानून का एक पॉइंट होता है कि अगर आपके पास में कोई डिफेंस है, अगर आपके पास में कोई भी ऐसा कोई अच्छा पॉइंट है, तो आप उसको ट्रायल कोर्ट में यूज़ करोगे। कई बार अगर आपने ट्रायल कोर्ट में वो बात नहीं बताई और आप सीधा वो बात हाई कोर्ट या अपील के दौरान बता रहे हो, तो अपीलेट कोर्ट आपसे पूछ लेता, भाई तुमने इसका जिक्र अपने ट्रायल कोर्ट के आर्ग्यूमेंट में, ट्रायल कोर्ट के WS में, ट्रायल कोर्ट के ब्रांड में क्यों नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि ड्राफ्टिंग जो है वो बहुत अच्छा होना जरूरी है, और ड्राफ्टिंग के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट बी कवर। इसलिए यथासंभव जो है ना, हमें कभी भी क्लाइंट को भी सिखाया जाता है कि खाली सस्ते वकील के चक्कर मत पड़ो। हमेशा ये देखो कौन सा वकील इंटेलेक्चुअली वर्कआउट कर रहा है, जो सारे पॉइंट्स के आपको कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वरना कहीं कहीं आपका एक पॉइंट नहीं लिखना आपकी अपील के आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को क्या करता है, कमजोर है जो साबित कर सकता है। सी प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2। प्रतिवादी मींस जवाब दावे डिफेंडेंट। पे नहीं लगाया आपने, लेग लगाया क्या? मैंने भी पेश किया, उसमें देख लीजिए होगा। अच्छा, लगाओ, पढ़ो वो जवाब दाओ, पढ़ो। इनको बोलते हैं फ्लैग्स। आपको जहाँ लगता है ये इग्नोर करना है, वहाँ पे 1 से फ्लैग 13 तक के जनरल वो डिनाइल है, वो विशेष कथा में पढ़ रहा हूँ। नंबर 14, यह कि ग्राम देवरी स्थित आराजी खसरान 220/2 रकबा 0.166 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 की पुश्तैनी आराजी है। बाद में भूमि कभी भी प्रतिवादी क्रमांक 1 से क्रय नहीं की थी, न ही प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी को भूमि बेची ही थी। दिनांक 17/9/7 का अनुबंध पत्र पूर्णतः फर्जी है। यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा बाद आराजी सहित अपनी अन्य भूमियों का विक्रय प्रतिवादी क्रमांक 1-2 को किया गया है, जिसका जिला रजिस्ट्रार के समक्ष विधिवत पंजीयन कराया गया। प्रतिवादी क्रमांक 2 बाद भूमि का स्वतःधारी स्वामी है, जिस पर वादी किसी तरह की आज्ञप्ति का हकदार नहीं है। वादी के द्वारा जिस अनुबंध पत्र को आधार बनाकर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया वह पूर्णतः फर्जी है। प्रस्तुत अनुबंध पत्र न तो रजिस्टर्ड है, न ही नोटरी द्वारा प्रमाणित है। अनुबंध पत्र का मतलब एग्रीमेंट, ओके, करार। तो वो तो क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है पूरे एग्रीमेंट को ही फर्जी बोल रहा है, ठीक है। तो उसने पर्टिकुलरली ये बात नहीं बताई। अब आप समझना कि जब आपने एग्रीमेंट को फर्जी बोल दिया है तो फिर किसी अंदर के पॉइंट को अलग से बताने की कहाँ जरूरत है? नहीं, आपको बताना पड़ता है। एग्रीमेंट पूरा वॉइड है वो भी मेंशन करो, और एग्रीमेंट के अंदर काट छाट हुई है वो भी मेंशन करो। तो अभी जितना मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक की स्टेज में, कि वकील साहब ये कहना चाह रहे हैं कि साहब इन्होंने अपने WS में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि एग्रीमेंट के अंदर इस तरीके से जो काट छाट की गई वो फर्जी तरीके से जो करने का प्रयास किया गया। ओके, ये बात जो है जज साहब, वकील साहब जो है वो ऑनरेबल जस्टिस के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। वापस सुनो, थोड़ा सा वापस 5 सेकंड पीछे लेके जा रहा हूँ इसको। WS का पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ के सुनाया जा रहा है ऑनरेबल जस्टिस को। सी यह है जिसका जिला रजिस्ट्रार के समक्ष विधिवत पंजीयन कराया गया। प्रतिवादी क्रमांक 2 बाद भूमि का स्वतःधारी स्वामी है, जिस पर वादी किसी तरह की आज्ञप्ति का हकदार नहीं है। वादी के द्वारा जिस अनुबंध पत्र को आधार बनाकर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया वह पूर्णतः फर्जी है। प्रस्तुत अनुबंध पत्र न तो रजिस्टर्ड है, न ही नोटरी द्वारा प्रमाणित है। साथ ही अनुबंध पत्र जिस स्टाम्प पर तहरीर है वह वर्ष 2007 में इस तरह के स्टाम्प चलन में नहीं थे। स्टाम्प के मोनो की चौड़ाई 2007 में प्रस्तुत स्टाम्प से कम होती थी। सेकंड अपील में अभी उन्होंने एक और नया पॉइंट भी और बताया कि जो स्टाम्प यूज़ किए गए हैं वो 2007 में ऐसे स्टाम्प हुआ ही नहीं करते थे वगैरह वगैरह। अब देखो वो जो है ना सामने वाला जो क्या नाम उसका डिफेंडेंट जो है वो बाकी सारी बातें बता रहा है, लेकिन अभी तक वो बात नहीं आई। कौन सी बात? कि साहब इसमें काट छाट की गई है ना। सी सुनो वापस। creation of evidence is not permissible। मैं इसलिए बोला था कि तुलसीदास ने ये बोला है कि जो पीपल वाली बारी है वो यही भूमि है। हाँ, वो मान लिया ना मैंने, पीपर वाली तो ठीक है, हाँ मैं उसको डिस्प्यूट भी नहीं कर रहा जी। और बताएं। तो ये इस चीज को सेकंड अपील हैज बीन प्रेफर्ड बाय
appellants / plaintiffs challenging the judgment and decree dated. अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। इस केस का तो हियरिंग हमारे पास में इतना ही था, जिन्होंने इसको हियरिंग को नेक्स्ट किया। देखो अभी तक अपील डिसमिस नहीं हुई है, आई एम टेलिंग यू, ओके। आप लोगों ने सब कुछ सुना, आपने ये देखा कि यार वकील साहब को इतनी डांट पड़ गई, ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तक अपील को डिसमिस नहीं किया गया है। अब आप सोचो, शुरुआत में कहते हैं ना कि कभी भी अर्ली डिसीजन नहीं लेना। अगर इस केस को हम पहले से इस तरह से ऑब्जर्व करते तो हमें तो ये लगता है कि साहब केस डिसमिस होने वाला है, क्या है, छोड़ो, वकील साहब ने गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आम आदमी की सोच में और एक लीगल प्रोफेशनल की सोच में अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने एंड में जाते जाते अपने कुछ पॉइंट तो रखे। देखो केस डिसमिस होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आपने अपनी वकालत में एफर्ट नहीं डाला, ये तो गलत बात है। यस और नो, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इस 8 से 9 मिनट का वीडियो कितना था, 8 से 9 मिनट, और हमें लगभग इसको डिस्कस करने में 40 से 45 मिनट लग गए, क्योंकि मैं आपका ध्यान है ना, आपका अटेंशन एक एक चीज पे ले जाना चाह रहा था। और हमें हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, हमें हमारी सोच को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि लर्नेड एडवोकेट कोई इतना भी कोई क्या कहते हैं उसको लेस इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं है, ही इज़ अ वेरी सेंसिबल पर्सन। वो कुछ बातें, वो जो फाइल कोर्ट में अचानक रखी जा रही है, वो उस फाइल को रात भर पढ़ के आया है, बराबर, लेकिन वो अपने क्लाइंट के क्या करना चाहता है, चीज़ों को ऑब्जर्व है जो करना चाहता है। तो क्लाइंट जो है ना, देखो आप लोगों को जो नज़र आया वो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक एडवोकेट ने अपनी इंसल्ट को दाव पे लगाकर क्लाइंट के केस को प्रोटेक्ट करने का प्रयास है जो किया गया। नेवर टेक अर्ली जजमेंट, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सीखो। और इनफैक्ट जो अपन ये अभी आपका एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम जो चल रहा है, उसके अंदर इन्हीं चीज़ों को कितना बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही तो मेन मुद्दा आ रहा है। डेली के 1 घंटे की हमारा जो क्लास का जो सेगमेंट रहता है, मेन बात यही है कि हमें खुद को उस लेवल में परफेक्शन की ओर लेके जाना है, परिपक्व है जो बनाना है। अब एंड में आते आते आपको लगा होगा कि नहीं यार वकील साहब प्रयास कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। यस और नो, से यस इन द कमेंट बॉक्स। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब अगर आप एडवोकेसी के फील्ड के अंदर खुद को परफेक्ट करने का प्रयास करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर करना चाहूँगा। लिंकिंग ऐप पर इस साल से 12 जनवरी 2025 से मैंने एक नवाचार, एक इनिशिएटिव लिया है एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के रिगार्डिंग। आप में से जो कैंडिडेट एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, मुझे विश्वास है वो इस वीडियो के कमेंट्स में अपना एक फीडबैक जरूर डालेंगे कि उनकी वो क्लासेस किस तरीके से चल रही है और रियलिस्टिक मैटर के अंदर वो कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ओके, तो अगर आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। लिंकिंग ऐप पर आपकी ये आपको जो QR कोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको आप जैसे ही स्कैन करेंगे ना तो ये आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम में। जो हमारी जुडिशरी का जो प्रोग्राम चल रहा है, जुडिशरी के लिए जो डिटेल में बेरेट को पूरा डिटेल में ऑब्जर्व कर रहा है वो तो अलग है, वो तो एक अलग सेगमेंट है। ये एक प्रैक्टिकल सेगमेंट है जहाँ पर हम कम्युनिकेशन, लीगल पर्सनैलिटी, बोल चाल करने का तरीका, क्लाइंट को डील करने का तरीका, सीनियर के साथ में कनेक्ट करने का तरीका, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो जुडिशरी को डील करना है, डिटेल में कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, दैट इज़ अनदर पार्ट। वो जुडिशरी की क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो QR कोड है वो आपके एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम का है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा, और अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का ये जो लिंकिंग वकालत का सीरीज़ है इसे मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम से कनेक्टेड हैं, अगर हो सके तो अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा कि आपकी AGP का प्रोग्राम कैसा चल रहा है, एंजॉय कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल।